हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक वर्ड इजी। आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल चेंज के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वैसे आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, ये 11th क्लास का टॉपिक है, पूरा चैप्टर था वहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से। रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होता है। जैसे हमारे पास है Zn प्लस Cu2 प्लस, ये एक रिएक्शन लिख रही हूँ और इस चैप्टर की सबसे फेमस रिएक्शन भी है Cu। ठीक है, Zn यहाँ पर इसके साथ कोई एलिमेंट कुछ और नहीं लगा हुआ, अकेला है Zn और इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं। इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 0 है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। इसके ऊपर 2+ लगा और कोई एलिमेंट वगैरह के साथ नहीं है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी इसके ऊपर चार्ज है वही होती है, तो प्लस का 2। तो 0 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हुआ तो ये होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ठीक है, और यहाँ पर Cu की कितनी है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर Cu के साथ कोई कुछ लगा हुआ भी नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं है इसके ऊपर, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0। तो +2 से 0 जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, रिडक्शन है। ठीक है, रिडक्शन मतलब अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास रिडक्शन होगा। वैसे ये 11th की बात है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ये होगी हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमारे पास टॉपिक है कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की डिफाइन लिख लो, वैसे तो पता होगा आपको पर एक बेसिक लिख लेना। ठीक है, कंडक्टर का मतलब है ऐसे सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सके उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। लिखो, दो सब्सटेंस विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, अगला डालना इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में हमारे पास क्या आ जाएगा, दो सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर नॉन एज इंसुलेटर्स। ठीक है, ये दोनों डिफाइन लिख लो। ठीक है, कंडक्टर का एग्जाम्पल आ जाएगा कॉपर, सिल्वर, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। ठीक है, ETC। यहाँ पर इंसुलेटर का हमारे पास एग्जाम्पल आ जाएगा वुड, वैक्स, जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर। वैसे तो ये बहुत बेसिक टॉपिक है। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टाइप्स ऑफ कंडक्टर। दो टाइप्स के कंडक्टर होते हैं, मेटालिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि मेटल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। मेटल्स कोई भी ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे कंपाउंड्स अपनी जो एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में आयंस में ब्रेक हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और कोई भी ऐसे कंपाउंड जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते आयंस में उन्हें बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जैसे NaCl वगैरह है, वो सारे के सारे हमारे पास कैटेगरी में आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। और जितने भी वीक बेस और वीक एसिड है या उनके कॉम्बिनेशन जो बना होगा उसे हम क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो वो वैसे बहुत छोटा टॉपिक है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी चलो हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो होती है आयंस की वजह से। क्योंकि कोई भी जो हमारे पास सब्सटेंस है जैसे NaCl है, अगर हम उसमें करंट पास कराएंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा Na+ और Cl- में, और जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उसकी वजह से होती है। ठीक है, दूसरी बात है, इसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि मेटालिक कंडक्टर में कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में उसकी कोई भी चेंज नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं था, जैसा वो था वैसे ही रहा। ठीक है, जबकि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स रहते हैं, जब इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयंस में टूट जाते हैं, तो इनमें केमिकल चेंज हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारे पास मेटालिक कंडक्टर में कोई भी मैटर, ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, मैटर ट्रांसफर होते हैं आयंस की फॉर्म में, मतलब Na+, और जैसे अगर हमारे पास NaCl का एग्जांपल ले रही हूँ मैं, Na+ और Cl-, तो उसके थ्रू हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, वो फ्लो करेंगे। ठीक है, वो ट्रांसफर हो गया। सबसे मेन पॉइंट है इसका ये वाला टेम्परेचर वाला, इसे अच्छे से समझना जरा। मेटालिक कंडक्शन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटालिक कंडक्शन के केस में, ठीक है, मेटालिक कंडक्टर के केस में जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है वो क्या करेंगी, डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। अब इसका रीजन क्या है, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो कर्नल्स उनकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स
का मूवमेंट है उसमें क्या हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, उससे रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वो उसे रोकते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, इसकी कंडक्शन पावर क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाती है हमारे पास। मेटालिक कंडक्टर में कंडक्शन डिक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। अच्छा, कर्नल्स क्या होते हैं, हमारे पास कोई एटम है तो सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के अलावा जो भी उस एटम में है, ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी, न्यूक्लियस भी, वो सबके सब क्या कहलाते हैं, कर्नल्स कहलाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्यों इंक्रीज होती है इसकी कंडक्टेंस, क्योंकि जैसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एक तो पहली बात ये कि डिसोसिएशन पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो जल्दी से आयंस में टूटेंगे, और अगर आयंस में टूट गए वो, ठीक है, तो फिर उनका मूवमेंट, उनकी वेलोसिटी को भी इंक्रीज कर देगा वो, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करे तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो उनकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, मतलब फ्लो मोबिलिटी जो होगी हमारे पास आयंस की वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के केस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ एक तो होता है कि डिसोसिएशन पावर इंक्रीज होगी, इसलिए भी इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और दूसरी बात कि इसमें क्या होगा, हमारे पास आयंस की मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो होती है इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ, जबकि मेटालिक कंडक्शन जो होती है डिक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, नोट इट। अच्छा, मैंने इतनी बार बोला कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, तो ये भी समझ लो होता क्या है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की टेंडेंसी को, द पावर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इज नॉन एज कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस। ये तो ऐसी डिफाइन है, लिख लेना, उसके आगे फॉर्मूले की फॉर्म में लिखाऊंगी। देखो कुछ बेसिक डिफाइन है, जैसे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में क्या होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस applied across the two ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor, ठीक है। और ये कब होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या ऐसे बोल सकते हो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कांस्टेंट आएगा आर आई, तो V इक्वल हमारे पास आई आर हो जाएगा, ये हमारे पास होता है ओम्स लॉ, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में हमारे पास क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मतलब इसकी मोटाई, जैसे ये कंडक्टर है तो इसकी जो मोटाई है ये वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर मोटाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर वो घटेगी, मोटाई घटेगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन गया। तो अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाए तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो। ये इस रो का मतलब क्या होता है, हमारे पास रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ओम होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम हो गई, ठीक है। रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, ओम मीटर, पूरा लिख दो, ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मैं फॉर्मूला बताऊं, इसी फॉर्मूले से बन जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनेगा रो, आर इक्वल हमारे पास कितना है, रो एल अपॉन ए है, तो अगर रो का फॉर्मूला बनाओ रो इक्वल आर, इधर चला जाएगा आर, ए इसके साथ आर ए, और अब एल कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। तो रेजिस्टिविटी का हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया। अब हेडिंग डालो कंडक्टेंस। अब हमारे पास है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब होता है कि किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट कितना इजीली फ्लो हो जाएगा, वो उसकी कंडक्टेंस कहलाएगी। अगर इलेक्ट्रिक करंट बहुत इजीली फ्लो हो रहा है इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस ज़्यादा है, कंडक्टिंग पावर ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रिक करंट उतना इजीली फ्लो नहीं हो रहा तो उसका मतलब उसकी कंडक्टिंग पावर क्या है, कम है। कंडक्टेंस को हम ये बोलते हैं इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस या रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इसे डिनोट करते हैं सी से या फिर जी से। कुछ बुक्स में सी या कुछ बुक्स में जी से डिनोट कर रखा है। ऐसे फॉर्मूला बनेगा क्योंकि इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है तो 1/r बन जाएगा, इसका फॉर्मूला हो गया 1/r। आर का आपको फॉर्मूला पता ही है, ठीक है। तो अगर इसे पूरा फॉर्मूला बनाना है, पहले तो इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट इसकी क्या होगी हमारे पास, क्योंकि 1/r है और आर की यूनिट होती है ओम, तो ओम ऊपर आएगा तो इसकी यूनिट चाहिए ओम इनवर्स, इसकी यूनिट ओम इनवर्स होती है। ओम इनवर्स को सीमन भी बोलते हैं, तो इसकी यूनिट सीमन होगी, सीमन या एस ऐसे करके हम बोल सकते हैं। इसकी यूनिट ओम इनवर्स सीमन ऐसे होगी इसकी यूनिट, ठीक है। फिर हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
ठीक है। कंडक्टिविटी का दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। जैसे रेजिस्टिविटी पढ़ाया था मैंने अभी रो, तो जो रेजिस्टिविटी होता है ना, रेजिस्टिविटी, उसका एक और भी नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बताना भूल गई थी। रेजिस्टिविटी मतलब रो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल होगी, रेसिप्रोकल या इनवर्स, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। जैसे कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसी कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी को ऐसे कप्पा से डिनोट करता है, के की तरह है, बस थोड़ा सा ऐसे बनाना है, ऐसे कप्पा, ठीक है। ये इसका इनवर्स होती है, मतलब रेसिप्रोकल 1/रो हो जाएगी। रो का तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, वो फॉर्मूला यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ कप्पा, यूनिट ऑफ कप्पा मतलब यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, ऊपर लाएगी तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। ओम हमारे पास, ओम को हम सीमन लिखते हैं, तो सीमन मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, हम जनरली जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हम सेंटीमीटर में हमें मिलता है, तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जैसे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होगी, न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो अब हमारे पास टॉपिक है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो, मोलर कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है लैम्डा एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 और अपॉन में आएगा हमारे पास मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो कप्पा की यूनिट होती है ना, वो मेन है। कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो हमारे पास कप्पा इक्वल जगह ओम इनवर्स होता है सीमन, तो सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये कप्पा की यूनिट होती है। इसलिए जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी ना, वो आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स को तुम सीमन भी लिख सकते हो, तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारे पास होगी। अपॉन में आता है एम, मोलैरिटी, सी भी लिख सकते हो तुम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में क्या आता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ग्राम इक्विवेलेंट मतलब मैंने सॉल्यूशन वाले टॉपिक में बताया था आपको। और इसमें मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है हमारे पास, प्रोड्यूस बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए अपॉन में हमारे पास मोलैरिटी आई है, ठीक है। यहाँ पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, अपॉन में आएगी नॉर्मेलिटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000 और अपॉन होता है नॉर्मेलिटी, ठीक है। जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो नॉर्मेलिटी लेंगे। इसमें हमारे पास कप्पा की यूनिट तो वही रहेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को सीमन लिख सकते हो, सीमन सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, कप्पा ही आ गया हमारे पास, ठीक है। इसमें लैम्डा ई की जो यूनिट बनेगी वो बनेगी हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है ना, इक्विवेलेंट इनवर्स ये बनेगी। ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं, सीमन, तो सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूले में 1000 से मल्टीप्लाई रहने देना, और यूनिट ये होनी चाहिए क्वेश्चन में। अगर ये नहीं है तो पहले कन्वर्ट करके ये वाली यूनिट बनाएंगे, तब ऐसे लिखेंगे। अगर एसआई यूनिट में देना है आपको आंसर, तो फिर मीटर में रखना पड़ेगा। पहले ऐसे सॉल्व कर लेना, वो इजी पड़ेगा ना। बाद में उससे सेंटीमीटर है जहाँ पर, वहाँ पर मीटर कर देना, और कुछ नहीं करना, उसे मीटर में कन्वर्ट कर देना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है L अपॉन ए। एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये हमारे पास सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है। सेल कांस्टेंट को हम G स्टार से डिनोट करते हैं, कोई और सिंबल भी तुम दे सकते हो। जैसे अगर तुम कंडक्टेंस को C से करते हो तो उसे C स्टार से भी कर सकते हो। मैंने कंडक्टेंस को G से डिनोट करा है, इसलिए G स्टार से डिनोट करिए, हमारे पास का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ऊपर है लेंथ मतलब सेंटीमीटर, नीचे है एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कट जाएगा एक, तो जगह 1 अपॉन सेंटीमीटर, मतलब इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर एसआई यूनिट देनी है, ये यूनिट होगी सेंटीमीटर इनवर्स इसकी, ठीक है। और अगर एसआई यूनिट देनी है तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, अब हेडिंग डालो, रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, कंडक्टेंस मतलब मैंने जी सिंबल दिया था तो जी, और सेल कांस्टेंट मतलब जी स्टार। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ कंडक्टिविटी का। कंडक्टिविटी का मैंने फॉर्मूला बताया, कप्पा इक्वल 1 अपॉन रो होता है, बताया है अभी भी। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला इधर देखो, रेजिस्टेंस इक्वल हमारे पास है रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला होता है। मुझे यहाँ से रो की वैल्यू निकालनी है, तो रो इधर ही छोड़ो, ए इधर जाएगा, तो जगह हमारे पास आर, ए इसके साथ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ इधर, और जो यहाँ पर आर रो के साथ मल्टीप्लाई में एल वो आया अपॉन में, ठीक है। तो रो का फॉर्मूला बन गया आर ए अपॉन एल, ठीक है, ये रो का फॉर्मूला है। मैं रो की जगह यहाँ पर ये रख दूंगी, तो कप्पा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन रो, रो की जगह रखा आर ए अपॉन एल। एल कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल करके ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कप्पा का जो फॉर्मूला आया अब
ये आ गया हमारे पास एल गया ऊपर, तो एल गया ऊपर अपॉन हो जाएगा आर ए। इसे हम थोड़ा अलग से लिख सकते हैं ऐसे करके, कप्पा इक्वल 1/r इंटू एल अपॉन ए। मैं इसे ऐसे तो लिख ही सकती हूँ, ठीक है ना, आर भी अपॉन में तो 1/r मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही आ जाएगा, ठीक है। 1/r हमारे पास होता है कंडक्टेंस के बराबर, कंडक्टेंस का सिंबल मैंने जी दिया था तो जी इंटू एल अपॉन ए अभी भी बताया किसके बराबर होता है, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट हमारे पास कितना है, सी जी स्टार है, जी स्टार, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। थ्योरी में लिख देते हैं कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इक्वल कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे पास बन गया। अब देखो जो बेसिक वाला पार्ट था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो तो हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कोलराश लॉ।